नमस्ते। आज हम एक बहुत ही कमाल की किताब के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी किताब जो आज के दौर की, हमारी सदी की सबसे बड़ी मुश्किलों को समझने में हमारी मदद करती है। ये शब्द है मशहूर लेखक युवाल नोआ हरारी के और उनकी किताब 21वीं सदी के लिए 21 सबक इसी एक सोच कर बनी है। सोचिए जरा, आज हम सब जानकारी के एक समंदर में डूबे हुए हैं। इतनी सारी इर्रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। हरारी कहते हैं कि ऐसे में जिसके पास क्लैरिटी है, यानी स्पष्टता है, असली ताकत उसी के पास है। और ये किताब बस उसी क्लैरिटी को पाने की एक कोशिश है। तो इस सफर में हम हरारी के एनालिसिस को 5 हिस्सों में देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि हमारी पुरानी कहानियां क्यों टूट चुकी हैं। फिर देखेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी इंसानों को हैक कर रही है, हमारी राजनीति क्यों पिछड़ गई है और क्यों जिंदगी असल में कोई कहानी नहीं है। और आखिर में हम बात करेंगे कि आगे का रास्ता क्या है, क्लैरिटी कैसे हासिल की जाए। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात जो हरारी कहते हैं वो एक बुनियादी संकट के बारे में है। वो ये कि जिन बड़ी बड़ी कहानियों और विचारधाराओं ने सदियों तक हमें रास्ता दिखाया वो अब टूट चुकी हैं, बिखर गई हैं और हम सब एक तरह से दिशाहीन हो गए हैं। अच्छा, इस बात को जरा टाइमलाइन पर समझते हैं। सोचिए, सिर्फ 80 साल के अंदर दुनिया 3 बड़ी कहानियों से जीरो पर आ गई। 1938 में दुनिया के सामने 3 रास्ते थे: फाशिज्म, साम्यवाद और उदारवाद। 1968 आते आते मैदान में सिर्फ 2 खिलाड़ी बचे, साम्यवाद बनाम उदारवाद। और फिर 1998 तक तो ऐसा लगा कि खेल ही खत्म हो गया, उदारवाद जीत गया। लेकिन फिर आया 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस और हाल के सालों में हुए बड़े राजनीतिक बदलाव। और अब आलम यह है कि वो उदारवादी कहानी भी सवालों के घेरे में है। नतीजा, आज दुनिया के पास कोई एक ग्लोबल कहानी बची ही नहीं है। अब सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? और इस दुविधा की जड़ में है 2 जबरदस्त तकनीकी क्रांतियां जो हमारी दुनिया की शक्ल ही बदल रही हैं। एक तरफ है इन्फोटेक क्रांति, जो हमें डेटा को समझने और प्रोसेस करने की ऐसी ताकत दे रही है जो पहले कभी नहीं थी। और दूसरी तरफ है बायोटेक क्रांति, जो इंसानी शरीर और दिमाग के राज खोल रही है। अब सोचिए, जब ये दोनों क्रांतियां, इन्फोटेक और बायोटेक, एक साथ मिल जाती हैं तो ये इंसानियत के सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती पेश करती हैं। और यहीं पर एक बहुत चौंकाने वाली बात सामने आती है। साइंस हमें बताती है कि हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स, ये कोई जादू या हमारी फ्री विल का नतीजा नहीं है। ये तो बस हमारे शरीर में होने वाले बायोकेमिकल प्रोसेस हैं। और अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि एल्गोरिदम्स इन बायोकेमिकल प्रोसेस को मॉनिटर कर सकते हैं और हमसे भी बेहतर समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंसान अब एक हैक किए जा सकने वाले जानवर हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल क्या है? जैसे जैसे फैसले लेने की ताकत इंसानों से निकलकर एल्गोरिदम के पास जा रही है, हमारे समय का सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल ये बन गया है कि इस डेटा का मालिक कौन होगा, इसे कौन कंट्रोल करेगा? क्योंकि एक बात साफ है, जिसके पास डेटा का कंट्रोल होगा, भविष्य भी उसी का होगा। इस डेटा ड्रिवन दुनिया का असर दिखना भी शुरू हो गया है। ये जो टेक्नोलॉजिकल बदलाव हो रहे हैं, ये इतिहास का सबसे गैर बराबर समाज बनाने का खतरा पैदा कर रहे हैं। देखिए, दुनिया के सबसे अमीर सिर्फ 1% लोगों के पास आज दुनिया की आधी से ज्यादा दौलत है। और सोचिए, सिर्फ 100 सबसे अमीर लोगों के पास दुनिया के सबसे गरीब 4 अरब लोगों से ज्यादा पैसा है। हरारी चेतावनी देते हैं कि ये असमानता भविष्य में इतनी बढ़ सकती है कि इंसान अलग अलग बायोलॉजिकल जातियों में ही बंट जाए। और इन नई चुनौतियों के सामने हमारी जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं वो खतरनाक हद तक पुरानी पड़ चुकी हैं, आउटडेटेड हो चुकी हैं। इस बात को हरारी एक बहुत ही दिलचस्प मिसाल से समझाते हैं, मक्खी और सांड की कहानी। सोचिए, एक छोटी सी मक्खी है, वो खुद से किसी दुकान में तोड़फोड़ नहीं कर सकती, तो वो क्या करती है? वो उड़कर एक बड़े से सांड के कान में घुस जाती है और भिनभिनाने लगती है। अब सांड इतना परेशान और गुस्से में आ जाता है कि वो खुद ही पूरी दुकान तहस-नहस कर देता है। आतंकवाद भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। आतंकवादी खुद बड़े देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए वो उसे उकसाते हैं ताकि वो देश गुस्से में आकर जरूरत से ज्यादा रिएक्शन दे और अपना ही नुकसान कर बैठे। और हमारी राजनीति की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही मिसमैच है। हमारे सामने जो समस्याएं हैं वो ग्लोबल हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, न्यूक्लियर वॉर, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन। लेकिन उन्हें सुलझाने के लिए हमारे पास जो औजार हैं वो पुराने और लोकल हैं, जैसे राष्ट्रवाद, धार्मिक बंटवारा। अब खुद ही सोचिए, ग्लोबल समस्याओं को लोकल औजारों से कैसे सुलझाया जा सकता है?
ये बेमेलपन हमें कोई भी असरदार कदम उठाने ही नहीं देता। इसका एक नतीजा ये होता है कि हमारा ध्यान अक्सर गलत चीजों पर होता है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। पूरी दुनिया में आतंकवाद से हर साल करीब 25,000 लोग मरते हैं, ठीक है, लेकिन सड़क हादसों में 12.5 लाख और डायबिटीज से 35 लाख लोग। इसके बावजूद हमारा सारा डर, हमारी सारी पॉलिटिकल एनर्जी आतंकवाद पर लगी रहती है, जो कि इन बाकी चीजों के मुकाबले बहुत छोटा खतरा है। तो इन सारे बाहरी खतरों की बात करने के बाद हरारी कहानी का रुख अंदर की तरफ मोड़ते हैं। वो अब हमसे हमारे अंदर चल रही कहानियों पर सवाल करते हैं। देखिए, हम इंसान कहानियों में जीते हैं। हम अपनी जिंदगी को मतलब देने के लिए लगातार कहानियां गढ़ते रहते हैं। ये कहानियां कभी धर्म की होती हैं, कभी देश की, कभी प्यार की। और इन सभी कहानियों के केंद्र में एक ही सवाल होता है, मैं कौन हूं? लेकिन यहाँ हरारी एक बहुत ही रैडिकल, एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि इंसान कोई कहानी नहीं है। ये जो मैं है, हमारा सेल्फ, ये कोई ठोस सच्ची चीज नहीं है। ये तो बस एक काल्पनिक कहानी है जिसे हमारा दिमाग 24 घंटे बनाता रहता है, बदलता रहता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ऐसी दुनिया में जहां बाहर कोई बड़ी कहानी नहीं बची है और अंदर का मैं भी एक कहानी ही है, तो फिर हम भविष्य के लिए खुद को तैयार कैसे करें? आगे का रास्ता क्या है? हरारी का जवाब शिक्षा में छिपा है। वो कहते हैं कि हमें बच्चों को सिर्फ जानकारी रटाने के बजाय जिंदगी के असल स्किल्स सिखाने होंगे। वो इन्हें 4 C's कहते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग यानी सही गलत में फर्क करना, कम्युनिकेशन यानी अपनी बात कहना, कोलैबोरेशन यानी मिलकर काम करना, और क्रिएटिविटी यानी कुछ नया सोचना। पर इन सबसे भी ज्यादा जरूरी है मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी यानी बदलते हालात में ढलने की क्षमता, और इमोशनल बैलेंस यानी अपने मन को शांत रखना। और आखिर में इस पूरी किताब का सार एक शब्द में है, विनम्रता। ये हिम्मत कि हम मान सकें कि हम सब कुछ नहीं जानते। ये हिम्मत कि हम दुनिया को वैसा देखें जैसी वो है, ना कि वैसा जैसा हम उसे देखना चाहते हैं। तो जाते जाते हरारी हमें गहरे सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। वो जवाब जिन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्या वो वाकई उन सवालों से बेहतर हैं जिनका हमारे पास कोई जवाब नहीं है? सोचिएगा जरूर।